आगे बढ़ते हैं। अब एसी सर्किट्स में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें हम देखना चाहेंगे। टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशंस। ये टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरजीपीवी क्वेश्चंस में इसके डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद करना जरूरी है, समझना जरूरी है, तो समझेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, अब साइकिल ए वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज साइकिल। ठीक है, अभी अभी पिछली क्लास में हमने देखा था एक साइकिल, ये एक साइकिल है। ठीक है, अभी जनरेशन में हमने देखा। ठीक, तो इसे हम साइकिल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज हर्ट्ज या फिर साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों ही यूनिट फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक, अब इसमें F इक्वल्स टू 1/T। अभी T क्या है? एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगने वाला समय मेरा टाइम T टाइम पीरियड कहला रहा है, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रिलेशन F इक्वल्स टू 1/T। द टाइम टेकन बाई एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब इस वाले केस में साइन वेव है मेरी, तो साइन वेव में ये मेरा वी मैक्स कहलाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू में मैक्सिमम है, और यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम है, तो नेगेटिव मैक्स। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये पूरा मेरा एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब कितनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी भी वेव की है या सिग्नल की है। ठीक है, नेक्स्ट है फेज। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विच हैज elapsed since the current last passed through the zero position of the reference। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो अगर यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ लेकिन वेव फॉर्म मेरी कुछ इस तरीके की बन रही, तो ये जो अंतर दिख रहा है, जो ये मेरा फेज फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये फेज है। ठीक, ये ठीक है। अब इस वाले केस में ये अप्रोक्सीमेटली फेज 30 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विच हैज elapsed since the current last passed through the zero position of the reference। जीरो से पास होने पे यहाँ पर जो भी समय लग रहा है, ये समय मेरा फेज कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेज डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस इन फेज एंगल बिटवीन एनी टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि साइन वेव मेरी कुछ इस तरीके की है, ठीक है, और कोसाइन वेव मेरी कैसे होगी, कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, ये साइन है और ये कॉस है। अब इन दोनों, अगर सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर मैं फेज डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो फेज डिफरेंस मेरा कितना है? फेज डिफरेंस इतना है। ठीक है, दिख रहा है? अब यहाँ पर ये जब मैक्सिमम पॉजिटिव है तब ये 0 है। ठीक, तो मैक्सिमम पॉजिटिव कब था? जब ये 90 डिग्री पे था या π/2 पे था। तो फेज डिफरेंस कितना होगा मेरा? π/2। ठीक है, तो फेज डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस इन फेज एंगल बिटवीन एनी टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है, दोनों के बीच का फेज का अंतर। ठीक है, एक्स एक्सिस का अंतर। एक्स एक्सिस मेरा यहाँ पर टाइम नहीं है, एंगल है, ω/t या थीटा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर मुझे π/2 दिख रहा है दोनों के बीच में, तो ये मेरा फेज डिफरेंस हुआ। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर होने वाले वैल्यू उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है।
ठीक है। अब उदाहरण के लिए जैसे 220 वोल्ट अगर मैं बोल रहा हूँ, 220 वोल्ट एसी है, 220 वोल्ट एसी मेरा सिग्नल है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसका 220 वोल्ट होगा। ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मैं निकालना चाहूँ कि कितना इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसका, तो वो मुझे मिली सेकेंड में निकालना पड़ेगा। क्यों मिली सेकेंड में? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मुझे मालूम है कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है, इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ की। तो 50 हर्ट्ज़ में टाइम पीरियड कितना होगा? t इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/50, तो ये होगा 20 मिली सेकेंड। ठीक है। तो अब मिली सेकेंड्स में अगर मुझे कोई इंस्टेंट पे वैल्यूज चाहिए तो मैं उस पर em इक्वल्स टू साइन थीटा या vm इक्वल्स टू साइन थीटा, सीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी रखकर मैं उस इंस्टेंट पर जो वैल्यू प्राप्त कर रहा हूँ उसे मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलूँगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज वैल्यू, it is that value of steady current which transfers across any circuit the same charge as is transferred by that alternating current during the same time। ठीक है। तो एवरेज वैल्यू अगेन रिपीट करते हैं, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। अब स्टडी करंट बोल रहा है तो स्टडी करंट का मतलब क्या हुआ? मैं डीसी की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो डीसी की बात कर रहा हूं तो डीसी में जितना चार्ज मैं ट्रांसफर करूंगा उतना ही चार्ज अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा मैं कर पा रहा हूं सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो वो उसका एवरेज वैल्यू होगा। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच ट्रांसफर्स अक्रॉस एनी सर्किट द सेम चार्ज एज इज ट्रांसफर्ड बाय एसी अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग द सेम टाइम। एवरेज वैल्यू आई एवरेज इक्वल्स टू 0.637 IM। ठीक है। IM क्या है? जैसे अभी हमने देखा VM, ये VM था। ठीक है। तो VM मैक्सिमम वैल्यू थी, तो वैसे ही IM मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो जो मेरा VM है डिवाइडेड बाई R, VM IM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VM डिवाइडेड बाई R। ठीक। तो ये मेरा मैक्सिमम करंट को शो करेगा अगर रेजिस्टेंस लोड लगा हुआ है किसी AC सर्किट में। ठीक। तो इस IM को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0.637 से, तो मुझे एवरेज वैल्यू मिल रही करंट की। इसी तरीके से अगर मैं एवरेज वोल्टेज की बात करूं तो एवरेज वोल्टेज भी सिंपल I की जगह पर V से रिप्लेस करना है मुझे। ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या RMS वैल्यू, इट इज गिवन बाय दैट स्टडी करंट। अगेन स्टडी करंट है, मैं DC की बात कर रहा हूं, विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू ए गिवन सर्किट फॉर ए गिवन टाइम प्रोड्यूसेस सेम हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय AC व्हेन फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट। ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर स्टडी करंट अगर मैं फ्लो करा रहा हूं किसी सर्किट में किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वहाँ पर हीट के रूप में एनर्जी निकल रही है, कंज्यूम हो रही है, तो सेम हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है AC के द्वारा सेम टाइम पे, तो वो उसकी RMS वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाएगी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IRMS इक्वल्स टू 0.707 IM, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू IM बाई √2। ठीक है। IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इक्वल्स टू 0.707 IM और IM बाई √2। ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर DC करंट फ्लो करने पर जितना हीट जनरेट हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उतनी ही हीट अगर AC करंट के द्वारा जनरेट हो रही है सेम टाइम पर सेम सर्किट में, तो वो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाएगी। ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, फॉर्म फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्म फैक्टर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। ठीक। तो अभी हमने RMS वैल्यू निकाली है ये, और एवरेज वैल्यू 0.637, इन दोनों का
रेशियो मेरा फॉर्म फैक्टर कहलाता है। फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है फॉर साइन वेव। डिवाइड करेंगे आप, IM से IM कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.707 डिवाइड बाई 0.637, तो मुझे 1.11 मिलेगा। तो फॉर्म फैक्टर किस लिए इंपॉर्टेंट है, किसकी क्या ज़रूरत है? फॉर्म फैक्टर जब भी हमको निकालना है, तो मालूम है साइन वेव के लिए 1.11 होती है। तो जनरली जब जनरेटर से हम AC जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जो घरों में लगाते हैं, तो उसका फॉर्म फैक्टर हम पता करते हैं कि ये फॉर्म फैक्टर अगर 1.1 है, 11 है, तो ये 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई है और मुझे एक प्योर साइन वेव मिलेगी। ठीक है। अब पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर, ठीक, पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर क्या कहलाता है? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड RMS वैल्यू। पीक फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड RMS वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? IM, ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है। RMS वैल्यू अभी हमने निकाला 0.707 IM है, तो 1.414 इज द पीक फैक्टर ऑफ साइन वेव। ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हमने DC सर्किट में देखा है। DC सर्किट में रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी, इट्स प्रॉपर्टी इज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है। रेजिस्टेंस इज ए मेजरेबल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज ओम्स। ये अभी हम पढ़ते आए हैं, ओम्स का नियम भी देखा है DC सर्किट में, सेम वही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक। अब इंडक्टेंस जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से, इट्स प्रॉपर्टी इज टू इंड्यूस EMF इन इटसेल्फ व्हेनेवर चेंजिंग करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है। अब DC सर्किट में अपन ने देखा तो वहाँ पे कोई चेंजिंग करंट था ही नहीं, DC था, डायरेक्ट करंट था, एकदम स्टडी करंट था, मुझे कोई चेंज नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर AC सर्किट है, तो AC सर्किट में मुझे पॉजिटिव हाफ साइकिल भी दिख रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी दिख रही है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है। तो जब चेंजिंग करंट किसी इंडक्टेंस में जाता है तो वो अपने अक्रॉस में एक वोल्टेज इंड्यूस कर लेता है। अब ये वोल्टेज क्यों इंड्यूस कर रहा है? इस अप चेंज का अपोज करने के लिए। ठीक है। इंडक्टेंस कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इंड्यूसेस एन EMF इन इटसेल्फ व्हेनेवर ए चेंजिंग करंट फ्लोज थ्रू इट्स। ठीक है। इट्स यूनिट इज हेनरी, इसे मेजर किया जाता है हेनरी में। ठीक है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X और सफिक्स में L रहता है। इट कॉजेस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक। Reactance is a non-measurable quantity which can only be calculated and its unit is ohms. अब इंडक्टिव रिएक्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ X of L से। ठीक है। तो X of L अगेन इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस कैसे बना होता है? इंडक्टेंस सिंपल एक तार से बना होता है। तार के नंबर ऑफ टर्न्स में एयर कोर में या किसी कोर के अंदर, ठीक, लपेटता हूँ तो वो इंडक्टेंस की तरह बिहेव करता है। लेकिन रेजिस्टेंस भी है उसमें, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर तार से बन रहा है। ठीक है। लेकिन तार से बन रहा है, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस से ज़्यादा इंडक्टिव प्रॉपर्टी उसकी हावी हो जाती है, मोर प्रोमिनेंट हो जाती है, इसलिए वो एक इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस X of L है और इसको 2πfL से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। F क्या है? जो मेरी AC सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी। L क्या है? इंडक्टेंस हेनरी में। ठीक। तो 2πfL मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस को दिखा रहा है, बता रहा है। ठीक है। कैपेसिटेंस, अब अगले में आते हैं। कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज एंड इट्स यूनिट इज फेराड। ठीक है। फेराड में यूनिट होती है इसकी, और कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है। अब ये फेराड में है, तो फेराड में तो कैपेसिटर बहुत बड़ा हो जाता है। ये जनरली माइक्रो फेराड में या मिली फेराड में या उससे कम वैल्यू पर
ही मुझे कैपेसिटेंस जनरली हम यूज़ करते हैं। ठीक, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स ऑफ सी सफिक्स में है, इट कॉजेज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक, रिएक्टेंस इज नॉन मेजरेबल क्वांटिटी विच कैन बी ओनली बी कैलकुलेटेड एंड इट्स यूनिट इज ओम्स। अगेन रिएक्टेंस है, एक्स ऑफ सी है, तो इसको हम जैसे लिखेंगे 2 पाई एफ सी। ठीक है, अब इसके पहले हमने क्या लिखा था, एक्स ऑफ एल, इसको हमने लिया था 2 पाई एफ एल। ठीक, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी है, सी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस किसमें, फैराड में। ठीक, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ये इंडक्टिव रिएक्टेंस था और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस में रिलेशन आप देख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी पर है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी 0 है, इसका मतलब मैं डीसी की बात कर रहा हूँ, तो उस समय इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। 0 किस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 फॉर डीसी। ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की, 60 हर्ट्ज की, 110 हर्ट्ज की, या कोई भी फ्रीक्वेंसी है, उस समय इंडक्टेंस वैल्यू, रिएक्टेंस वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू रहेगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं एक्स ऑफ सी बोल रहा हूं, तो एक्स ऑफ सी अगर फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू 0 में लेता हूं, एफ इक्वल्स टू 0 केस ले रहे हैं हम, एफ इक्वल्स टू 0 और डीसी ले रहे हैं, तो यहां पर एक्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो डीसी सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, मेरा इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट अगर मैं बोल रहा हूं रिएक्टेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिंपल ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, ओपन सर्किट या कोई कनेक्शन नहीं है, ओपन अब इसके पहले डीसी सर्किट में देखा है हमने। ठीक है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 0 हो गई, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो गया। इसका मतलब इसका अपोजिट यहाँ पर ओपन हो गया था, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की तरह ये काम करेगा। ठीक है, डीसी के लिए, एसी के लिए नहीं, डीसी के लिए, ये ध्यान देना है, डीसी के लिए मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट है, ये ओपन सर्किट हो जाता है, और डीसी के लिए मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाता है या शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, अब इम्पीडेंस, इट इज अ टोटल अपोजिशन ड्यू टू रेजिस्टेंस एज वेल एज रिएक्टेंस। ठीक है, 2 रिएक्टेंस हमने देखे हैं, कौन कौन से 2 रिएक्टेंस है, एक इंडक्टिव और एक कैपेसिटिव। ठीक है, इट इज द टोटल अपोजिशन ड्यू टू रेजिस्टेंस एज वेल एज रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मतलब एक्सएल एंड एक्ससी of the circuit to flow of current. It is non-measurable quantity again which can be only calculated. Its unit is ohms. ठीक है, चाहे रिएक्टेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे इम्पिडेंस हो, तीनों की ही यूनिट मेरी ओम्स है। ठीक, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, एडमिटेंस। एडमिटेंस इज ए मेजर ऑफ हाउ मच करंट इज एडमिटेड इन ए सर्किट। ठीक है, एडमिटेंस, एडमिट करना, क्या एडमिट करना, करंट को। ठीक है, एडमिटेंस इज, ये कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है, इज ए इनवर्स ऑफ इम्पिडेंस। ठीक है, एडमिटेंस हैज इट्स मोस्ट ऑब्वियस यूटिलिटी इन डीलिंग विथ पैरेलल एसी सर्किट। जब हम आगे पैरेलल एसी सर्किट में आएंगे तो हमें एडमिटेंस का यूज पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल वाई इक्वल्स टू 1/z। ठीक, इनवर्स ऑफ इम्पिडेंस बोल रहा है, तो इनवर्स ऑफ इम्पिडेंस मतलब 1/z। अब आगे बढ़ते हैं, एक्टिव पावर, इट इज कॉल्ड एवरेज पावर और ट्रू पावर और रियल पावर। एवरेज पावर बोल लीजिए इसको साहब, ट्रू पावर बोल लीजिए, रियल पावर बोल लीजिए, ये तीनों ही एक ही चीज है। ठीक है, इट इज द एक्चुअल पावर विच इज डिसिपिएटेड इन रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो यहां पर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पावर, एक्चुअल पावर डिसिपिएटेड इन रेजिस्टेंस।
इट इज गिवन एज P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई और P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यहां पर ये स्क्वायर आएगा, ये आई स्क्वायर आर। द यूनिट इज वॉट और किलोवाट। अगेन किलोवाट मतलब 1000 वॉट इक्वल्स टू 1 किलो वॉट। ठीक है, क्लियर है। यहां पर पावर, एक्टिव पावर मेरा आई स्क्वायर आर या वी आई कॉस फाई से दिया जाता है। ठीक है, यूनिट किलोवाट या वॉट्स होती है। आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिव पावर, इट इज द पावर डेवलप्ड इन इंडक्टिव रिएक्टेंस, power developed in inductive reactance of the circuit. It is also called as wattless power. ठीक, तो reactive power is given as VI sin phi. Its unit is reactive volt ampere. ठीक है, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट्स और करंट का यूनिट है एम्पियर, वोल्ट एम्पियर्स। लेकिन यहाँ पर VI sin phi है। ठीक है, साइन फाई एंगल है और एंगल हम आगे देखेंगे कैसे उस एंगल को हम कंसीडर करते हैं। ठीक, तो रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर यूनिट होती है और किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, दोनों ही में से किसी एक फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, रिएक्टिव पावर है, रिएक्टेंस में हो रही है, ये ध्यान में रखना है, रेजिस्टेंस में नहीं, रिएक्टेंस पे। ठीक, अब अपेरेंट पावर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज एंड करंट। ठीक, तो आरएमएस अपरेंट पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई, नॉर्मल हम लिख रहे हैं, या अपरेंट पावर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू वी आरएमएस आई आरएमएस। ठीक है, आरएमएस क्या है? रूट मीन स्क्वायर। अभी अपन ने देखा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो वो मेरा अपरेंट पावर को दर्शा रहा है। और इसकी अगेन यूनिट क्या है? किलो वोल्ट एम्पियर या वोल्ट एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, लेकिन साथ में रिएक्टिव शब्द लगा हुआ है, अपरेंट पावर में नहीं लगा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पावर फैक्टर अगला है पावर फैक्टर। इट इज़ द कोसाइन ऑफ फेज एंगल। ये जितने साइन फाई कॉस फाई आप देख रहे हैं उसमें एंगल आ रहा है, ये वो फाई है। इट इज़ द कोसाइन ऑफ फेज एंगल एग्जिस्टिंग बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, फेज एंगल क्या है? फाई, और ये फाई एंगल कहाँ से आ रहा है मुझे? वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है फाई। और कोसाइन ऑफ फेज एंगल इन एनी एसी सर्किट इज गिवन एज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। ठीक है, इट हैज़ नो यूनिट, इट कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 एंड यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, तो 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। इट कैन ऑल्सो बी आइदर लैगिंग और लीडिंग इन नेचर। लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है। पावर फैक्टर लैगिंग और लीडिंग क्या है, ये हम जब अभी एसी सर्किट एनालिसिस में आएंगे इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड के साथ में, तब हमें समझ में आएगा लैगिंग और लीडिंग क्या है। ठीक है, अब आगे फेजर क्या होता है? ए फेजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग ए साइनोसाइडल फंक्शन whose amplitude, angular velocity and initial phase are time invariant. ठीक है, a phasor is a complex number representing sinusoidal function whose amplitude, angular velocity and initial phase are time invariant. टाइम इनवेरिएंट मतलब जो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है,
थैंक यू। अब आगे अपन सर्किट एनालिसिस में जाएंगे।